नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं हमारे साथी अविनाश। और किस तरीके से जांच एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। जो विपक्ष के आरोप हैं, उन आरोपों को विपक्ष ही नहीं बल्कि अब बीजेपी के सहयोगी दल भी उनको स्वीकार करते हैं और साफ तौर पर अब ये कह रहे हैं कि अगर ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है और बीजेपी के साथ कोई चला जाता है तो वो सारी छापेमारी, वो सारे आरोप उसके खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कई उदाहरण भी दिख रहे हैं कि जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उनका क्या हश्र होता है। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर ईडी सीबीआई की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इंदौर में जो कुछ हो रहा है उससे न केवल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरी है बल्कि उसमें केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और किस तरीके से वहां लोगों को एक गंदा पानी पीने पर विवश होना पड़ रहा है। बहुत सारी पूरी व्यवस्था की पोल कैसे खुलती नजर आ रही है और केवल पार्टी के भीतर भी क्या कुछ हो रहा है, यह भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं ईडी और सीबीआई से। महाराष्ट्र में इस समय निकाय चुनाव हो रहे हैं। वहां किस तरीके से चुनाव से पहले ही अभी नॉमिनेशन की तारीख बीत रही है और निर्विरोध चुने जा रहे हैं वहां पर जो नगर निकाय में पार्षद हैं। और इसके अलावा ये कहा भी जा रहा है कि ये ईडी सीबीआई के डर से हो रहा है। नतीजे वहां पर निर्विरोध इस तरह से निर्वाचन हो रहा है कि चुनाव आयोग भी सकते में है कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की जानकारी में बहुत कुछ चीजें रहती हैं, चुनाव आयोग खुद इसमें पूरी तरीके से घिरा नजर आता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो अब निकाय चुनाव के पहले ही, नतीजे और मतदान होने से पहले ही वहां आरोप लगने लगे हैं और संदेह पैदा होने लगा है कि ये चुनाव हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। और वहीं अजीत पवार जो महायुति के सहयोगी हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का खेल कोई नया नहीं है। मेरे ऊपर खुद इतने बड़े आरोप लगे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सभाओं में इस बातों का जिक्र कर चुके थे, लेकिन देखिए मैं तो सरकार के साथ हूं। तो अविनाश जी, सहयोगी ही अब बता रहे हैं कि हालांकि कोई नई बात नहीं है। अजीत पवार तो कितने बार आए और कितने बार गए, नीतीश कुमार की तरह उनको याद भी नहीं होगा। और हर बार यही होता था कि बीजेपी के साथ जाएं, सारे आरोप खत्म, बीजेपी से बाहर आए, फिर उनके ऊपर आरोप लगे, फिर गए, फिर आरोप खत्म। तो वो उनका कहने का मतलब यही है कि मैं साथ में बीजेपी के हूं ही इसलिए कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं या ईडी सीबीआई का जो भय है वो कम हो। सीधे सीधे उनका कहने का ये मतलब है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से अजीत पवार का वीडियो भी सामने आया है और उन्होंने जिस बोला है कि भाई बीजेपी के नेता पहले हम पर आरोप लगाते थे और आज हम उनके साथ सरकार में बैठे हुए हैं। और जैसा आपने बताया है कि अजीत पवार ने कई बार पलटी मारी है। अजीत 10 साल पहले भी की घटना भी है कि मतलब 10 नहीं 6-7 साल हुए हैं, तो तब भी अजीत पवार 2 दिन के लिए गए थे। रात के समय अचानक ही वो पहुंचते हैं गवर्नर हाउस में, शपथ ली थी और ब्रह्म मुहूर्त में शपथ ली थी। तो उस समय भी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सीबीआई ने उनको एक मामले में क्लीन चिट दे दी थी और वो क्लीन चिट लेने के बाद वापस अपने घर लौट आए थे। लेकिन बाद में फिर उनके खिलाफ तमाम मामलों में जांच जब शुरू हुई, प्रधानमंत्री भी एक तरीके सीधे सीधे आरोप लगाने लगे कि भाई 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ का घोटाला कर रखा है। लेकिन आज अजीत पवार कहाँ है? आज अजीत पवार तो उनके साथ में सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के मंच पर वो दिखाई देते हैं। और ये खाली महाराष्ट्र का मामला नहीं है। आप इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें चाहे पश्चिम बंगाल हो और या फिर आसाम हो, वहाँ जो बीजेपी के 2 प्रमुख चेहरे हैं वो दोनों ही विपक्ष से किसी समय बीजेपी के विरोधी दल में होते थे। चाहे आप शुभेंदु अधिकारी का मामला ले लीजिए। शुभेंदु अधिकारी एक समय टीएमसी के बहुत बड़े नेता होते थे। 2014 में उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें टीवी कैमरे पर वो साफ मतलब पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और किन से ले रहे थे पैसे? एक घोटाले के आरोपी से, जो शारदा मामले में जो फंसे हुए थे मुख्य आरोपी थे, उनसे वो टीवी कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। उस समय वो सांसद भी थे। लोकसभा अध्यक्ष को सीबीआई ने चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई आपका एक सांसद है जो पैसा लेते हुए पकड़ा गया है, हमें इसके खिलाफ हिरासत में लेना है, गिरफ्तार करना है, पूछताछ करनी है।
पूछताछ भी हुई शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन बाद में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने पाला बदला, क्योंकि उस शुभेंदु अधिकारी को साफ साफ दिख रहा था कि अगर पाला नहीं बदलेंगे तो जेल जाएंगे, और जेल जाएंगे तो संभवतः उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने पाला बदला, आरोप खत्म हुए। अब हिमंता बिस्वा शर्मा की बात, असम में उनकी भी बात करेंगे कि किस तरह से तमाम आरोपों में वो अभियुक्त थे, और खुद बीजेपी के ही नेता उनके खिलाफ आरोप लगाते थे, लेकिन आज वो मध्य उत्तर आसाम के मुख्यमंत्री हैं। पर सुन लेते हैं एक बार कहा क्या है अजीत पवार ने। अजीत पवार के साथ भी ऐसा हुआ, कई बार गए बीजेपी के साथ, कई बार बाहर आए, और बीजेपी के साथ जाते ही उनके सारे आरोप धुल जाते थे। बीजेपी से बाहर निकलते ही पुराने आरोप भी आ जाते थे और नए आरोप भी लग जाते थे। तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं वो। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का? आहे ना? तो ये बता रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं, और सीधे सीधे वो कह रहे हैं। अब इसको कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसको ट्वीट भी कर रहे हैं उनकी इस बात को, लेकिन सही बात है, सच्चाई वो बता रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के हमारे ऊपर घोटाले के आरोप लगे थे। आज देखिए मैं सरकार के साथ हूं, सरकार चला रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो बात उन्होंने बोली है बीजेपी के नेता उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ही आरोप लगाए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अजीत पवार के जो फैमिली है, पूरी फैमिली, उनके कि 40,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं। और इस समय अजीत पवार के तो लड़के के खिलाफ जांच भी चल रही है, तमाम मुद्दों को लेकर कई मामलों में फंसे हुए हैं। और इसीलिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो बात अजीत पवार ने बोली है, भले ही उन्होंने ईडी और सीबीआई का नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ संकेत है कि जो पाला बदल अजीत पवार ने किया है वो सीबीआई और ईडी के दबाव में ही किया है। और एकनाथ शिंदे को लेकर भी ये कहा जाता है कि भाई अगर शिंदे के जो उद्धव ठाकरे का बयान है, उनकी पार्टी के नेताओं का भी बयान है कि एकनाथ शिंदे तो आकर रोए थे कि हमसे कहा जा रहा है कि हमारे साथ आओ, बीजेपी की तरफ जाओ, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हमें ही नहीं बल्कि पार्टी के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं जो जेल चले जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे साफ उनका कहना था कि भाई हमारी जो लड़ाई बीजेपी से है वो मुद्दों की लड़ाई है, और जिन मुद्दों को लेकर हमने उनका साथ छोड़ा है कि भाई वो अपने सहयोगियों को धोखा देते हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ईडी और सीबीआई का दबाव था, उस समय एकनाथ शिंदे को पाला बदलना पड़ा। और आप अब देखिए ईडी सीबीआई के कितने केस एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे हैं, कोई केस नहीं दिखाई दे रहा है। जिन मामलों में जांच चल रही है, जांच में तेजी तभी आती है जब बीजेपी को लगता है कि शिंदे थोड़ा दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही सब चीज़ें जो इस समय अजीत पवार ने बोली हैं कि भाई हम तो अब सरकार में शामिल हैं, हम तो सरकार चला रहे हैं। और इसलिए तमाम ऐसे आरोप जो इस समय पहले बीजेपी के नेता लगा रहे थे, और अब जो क्योंकि बीजेपी के साथ आ गए हैं तो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, जब बीजेपी लगाती थी तो तुरंत ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आपको दिखाई देती थी। लेकिन आज अजीत पवार खुद बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर ये आरोप थे, लेकिन अब हमको सब में एक के बाद क्लीन चिट मिलती जा रही है। और उसी महाराष्ट्र में जब अविनाश जी, जब जिस तरह से अब ये चुनाव, निकाय चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं 70% उम्मीदवार, और उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पीछे भी विपक्ष कह रहा है ये उनकी लोकप्रियता नहीं है, बल्कि ये ईडी और सीबीआई की लोकप्रियता है, ईडी और सीबीआई का डर है। क्या कुछ कहा है विपक्षी नेताओं ने, वो भी सुनाएंगे। लेकिन निकाय चुनाव में जिस तरीके से हो रहा है, निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं इतने उम्मीदवार, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं गर्म है। और कहा यह जा रहा है कि वहां का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी बड़ा हैरान है कि आखिर ये कैसे संभव हो गया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते थे, पंच सरपंच वगैरह के चुनाव होते थे, प्रधानों के चुनाव होते थे, उनमें तो ये होता था कि भाई निर्विरोध चुन जाता था। लेकिन कभी भी आपने जिला पंचायत जो सदस्य है उसको निर्विरोध चुनाव नहीं देखा होगा आपने कभी भी, किसी भी, क्योंकि ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम के चुनाव हैं, ये किसी नगर पालिका या नगर पंचायत के चुनाव नहीं है। नगर निगम का काफी बड़ा क्षेत्र होता है, और वहां 1 या 2 सीटों पर भी यदि कोई निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन यहाँ 68 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ी संख्या बीजेपी और शिंदे, क्योंकि यही दोनों मिलकर अधिकतर निकायों में चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 18 निकाय ऐसे हैं जहां ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और 68 में से 66 सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट के लोग ही हैं। 44 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, और 22 सीटों पर जो शिंदे गुट के लोग जीते हैं। और तमाम ये इतना इस तरीके से जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, ऐसा लग रहा है सीट शेयरिंग हुई है।
नहीं होता कि ये एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग हो रही कि 66 सीट आप ले लीजिए, 22 हम ले रहे हैं तो उनको दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, 2 सीट उनको इसलिए दे दी हैं क्योंकि अजीत पवार इस जो निगम चुनाव है उनमें बीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो एनडीए में है, इसलिए उनको भी एक तरीके से दे दिया गया ऐसा कि भाई आप भी 2-3 सीटें रख लीजिए अपने पास में। और तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ आपको कुछ उम्मीदवार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, किसी भी पार्टी और किसी गठबंधन के उम्मीदवार नहीं है। जैसे किरीट सोमैया के लड़के के खिलाफ मुंबई में ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार आ पाया, ना ही ठाकरे ग्रुप की तरफ से कोई उम्मीदवार आया, जिसने भी नॉमिनेशन दाखिल किया उसका नॉमिनेशन ही खारिज हो गया। अब 2-3 अब कहने को निर्दलीय उम्मीदवार बचे हुए हैं, अब निर्दलीय उम्मीदवार कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो सबको पता है कि भाई निगम का, मुंबई में नगर निगम का चुनाव है, वहाँ का जो वार्ड होता है काफी बड़ा होता है, वार्ड होता है तकरीबन 1 लाख वोट होते हैं उस वार्ड में। तो ऐसे में एक निर्दलीय उम्मीदवार क्या टक्कर दे पाएगा ये तो सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो खाली जो आपको 68 सीटें दिखाई दे रही हैं ये तो वो सीटें हैं जहां कोई उम्मीदवार नहीं है, और ऐसी सैकड़ों सीटें हैं जहां बीजेपी के और उनके गठबंधन सहयोगी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार मुकाबले में डटे हुए हैं, और उन पर भी काफी प्रेशर बन रहा है कि भाई आप मैदान से हट जाइए। तो आप देखेंगे कई सीटों पर जो चुनाव चलेगा वो खाली क्योंकि चुनाव करवाना है, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम आ गए हैं, तो इसीलिए, लेकिन जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो सबके सब बीजेपी का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये कहा जाएगा कि ये लोकप्रियता है कि किस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हो रही है। उसके बाद कोई सर्वे भी आ जाएगा, सर्वे की भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से सर्वे निकाले जाते हैं जिसमें सरकार को और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिलती है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और लोकप्रियता नहीं बल्कि ये ईडी और सीबीआई की काबिलियत है, यही कह रहे हैं संजय राउत। सुनते हैं, शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो निर्विरोध निर्वाचन बड़ी संख्या में हुए हैं निकाय चुनाव में उसको लेकर। बात ऐसी है, देश के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक, कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी यंत्रणा, चुनाव यंत्रणा को खरीद कर ये अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को भी खरीद लेते हैं, या दहशत में लाकर उनसे नॉमिनेशन पीछे लिया जाता है और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया ये डिक्लेयर किया जाता है। तो ये है क्या, और बहुत एक मजेदार बात कह रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं लेकिन निर्विरोध कोई नहीं आज तक जीत पाया है, नेहरू से लेके वाजपेयी तक, और खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन यहाँ कैसे जीता जा रहा है, तो सवाल उठ रहे हैं, और निर्वाचन आयोग खुद हैरान है कि आखिर कैसे यहाँ पर 68 कैंडिडेट जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, और अब उसने जांच भी कर रहा है। लेकिन अब यहाँ जब पर्चे वापसी हो रहे थे तो क्या उसको नहीं दिखाई पड़ रहा था, और उसी के जो सिस्टम है उसी के तहत ये पर्चे भरे भी गए और वापस भी लिए गए और निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही इस पर। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं, आप देखिए पहली बात तो ये थी कि सरकार चुनाव करवाने को ही तैयार नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आदेश हुआ, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपको सितंबर तक चुनाव करवाने हैं,
सितंबर 2025 की तारीख दी गई थी, लेकिन क्योंकि वो बारिश का समय होता है तो सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई इस समय मुंबई की हालत ख़राब है, तमाम शहरों की हालत ख़राब हो जाती है बारिश के चलते। तो उसके चलते सरकार किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव करने में कामयाब हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेडलाइन दी थी, वो जनवरी 2026 की दी थी। तो इसलिए चुनाव करवाना तो जरूरी हो ही गया था। और लेकिन बात यह भी उठ रही थी कि जब SIR की प्रक्रिया चल रही है तो जब नई वोटिंग लिस्ट आनी है, क्योंकि पुरानी जो वोटिंग लिस्ट है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि उस वोटिंग लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां हैं। एक एक जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ 25-25, 30-30 हज़ार जो वोट हैं वो इलीगल वोट जोड़ दिए गए हैं, कहीं दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर वहाँ जोड़ दिया गया है। अभी तक वोटिंग लिस्ट को शुद्ध नहीं किया गया है और आप उसी वोटिंग लिस्ट पर चुनाव करवा रहे हैं। तो और उसके बाद जिस तरीके से ईडी और CBI का रोल इसमें दिखाई दे रहा है, वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ प्रधानमंत्री सक्रिय होते हैं और प्रधानमंत्री के सक्रिय होने से पहले ईडी और CBI की सक्रियता शुरू हो जाती है। तो वही सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। और संजय राउत का कहना इतनी बड़ी संख्या में, भाई 1-2 कैंडिडेट अगर जीत जाता हम तो तब उस पर ही सवाल कर रहे होते, लेकिन यहाँ तो 68 उम्मीदवार जीत रहे हैं और सारे के सारे उम्मीदवार सत्ता पक्ष के हैं। इंडिया गठबंधन का एक भी उम्मीदवार निर्विरोध नहीं जीत पाया है, बल्कि उनके कई उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन है वो खारिज कर दिए गए हैं छोटी छोटी बातों पर। जबकि इंडिया गठबंधन ने अगर जो महायुति गठबंधन है उसके किसी उम्मीदवार पर ऑब्जेक्शन लगाया है तो उस ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया गया है। ये तो सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये कौन सी लहर है, इसको नाम क्या दिया जाए, ये तो सुनामी भी नहीं है, सुनामी से भी बढ़कर कुछ अगर होगा तो वो नाम दिया जाएगा। लेकिन ये जो सुनामी, ये लहर ये दिखाई पड़ रही है कि सत्ता पक्ष के लोग वहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं, उसको लेकर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। वही बात संजय राउत भी कह रहे हैं और वही बात कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। वो उनको भी सुन लेते हैं, शिवसेना की सांसद हैं, क्या कह रही हैं, कैसे वहां पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक हास्यास्पद बनाकर रख दिया गया है और आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर भी। चुनाव आयोग भले इस पर हैरान हो रहा हो और इस दबाव में आकर वो जांच कराने की भी बात कर रहा है, लेकिन हुआ तो सारा कुछ उसी की देखरेख में है। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। Elected, the 21 candidates have won unopposed. मैं आपको बता दूं, this unopposed business that is going, that is another way of corruption, another way of ending democracy, where they settle, and I'm telling this with all responsibility, and the State Election Commission is turning a blind eye, where they settle with the opposition candidate either by scaring that candidate, either by giving them threats of ED, CBI, income tax, or probably exchanging some money and getting them to sit so that they can win unopposed. This is another way of ending democracy. This is exactly what the BJP had been trying to avoid of election, and now that they know that it's a tough election, they're trying to buy out their victories. It's a shame, and it's a bigger shame that Election Commission is staying quiet. Ma'am, and how confident are you over MNS and Shiv Sena UBT alliance? We are confident because Shiv Sena has been working with the people of the city, people of the state for over 25 years. People of Mumbai have given us the responsibility, have given a mayor who comes from Shiv Sena, and they will continue to give their faith, have their faith in us, to depose their faith in us, right from hospitals to schools to water, to clean water. You are hearing cases of what is happening in Indore. Indore has been repeatedly called as the cleanest city of the country. What's happening there? Over 10 children have died. 10 people have died because of contaminated water. A few days prior to that, 26 children, young children had died due to contaminated cough syrup. While Mumbai has seen the city grow, public buses, public transport system getting stronger, तो ये वहां पर इस समय कोई हैरानी की बात नहीं है किस तरीके से वहां ईडी और सीबीआई ये काम कर रही हैं और इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो गई है उन कैंडिडेट्स की जो सत्ता पक्ष के हैं कि दूसरे विरोध में कोई खड़ा होने को तैयार ही नहीं हो रहा है और निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि पूरी व्यवस्था की जो एक चुनावी प्रक्रिया होती है उसको बिल्कुल हास्यास्पद बना दिया गया है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का बयान प्रियंका चतुर्वेदी का आया है कि किस तरीके से दबाव में, मतलब आपका काम ही हो गया है कि बीजेपी को जिताना है। और आप ये देखिए जो मुंबई महानगर निगम है उस मुंबई क्षेत्र में 3 पार्टियों का सबसे बड़ा जनाधार है। बीजेपी का है, शिवसेना का है जो उद्धव ठाकरे की है, और तीसरा है कांग्रेस का। लेकिन इस चुनाव में मुंबई में 32 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं है।
मतलब आपने कांग्रेस उम्मीदवारों के या तो नॉमिनेशन नहीं भरने दिए उनको, और नॉमिनेशन भरे गए हैं तो उनको खारिज कर दिया गया है। तो जो पार्टी मुंबई में सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाली पार्टी है, आज उसके 32 सीटों पर 227 सीटें हैं, यानी 15% करीब सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और उनके गठबंधन सहयोगियों का उम्मीदवार ही नहीं है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है वो कांग्रेस से ही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो फिर जो उत्तर भारतीयों का वोट होगा वो बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ साथ वो कांग्रेस को ही बराबर, क्यों कांग्रेस को ज्यादा ही वोट वो मिलेगा उत्तर भारतीयों का, क्योंकि शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पूरी सियासत एंटी उत्तर भारतीय है, वो मराठी राजनीति कर रहे हैं। तो बीजेपी को यह दिख रहा है कि अगर कांग्रेस साथ में, मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर उद्धव ठाकरे को आसानी से वो हरा सकते हैं। तो ऐसे में 15% सीटों पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, क्यों नहीं है, ये इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि भाई जब कांग्रेस ने पूरी लिस्ट जारी की थी, उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो फिर 32 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार का हटना साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को जिताने की जो कोशिशें शुरुआत से चल रही हैं वो चुनाव में साफ साफ दिख रही है कि 68 सीटों पर निगम चुनाव में, क्योंकि ये कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है भाई, ये विधानसभा चुनाव के बराबर का टक्कर का चुनाव होता है। हम कभी विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध लोगों को जीतते देखते हैं, संभवतः एक सीट भी नहीं जीत पाता निर्विरोध कोई भी पार्टी, भले ही कितने लंबे समय से उसका शासन चला आ रहा हो। गुजरात में ही नरेंद्र मोदी बता दें कि उनके कितने विधायक निर्विरोध जीत कर आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं 68 सीटों पर अगर निर्विरोध चुनाव हो रहा है तो साफ है कि जो 29 निगम चुनाव में वोटिंग हो रही है उनके नतीजे आप मान के चलिएगा क्या आएंगे, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब इतनी तगड़ी लहर अगर चल रही है तो निश्चित तौर पर कि यहाँ विपक्षी उम्मीदवार खड़े ही नहीं हो रहे हैं, खड़े हुए हैं तो उनके पर्चे खारिज हो रहे हैं। अब ये लहर का नतीजा है या फिर ये कुछ और कोई और कारण है इसके पीछे, लेकिन ईडी और सीबीआई की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो संजय राउत भी कह रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे शुरू में ही बताया कि यहां ईडी और सीबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अजीत पवार खुद कह रहे हैं कि जब हम साथ में रहते हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन जब हम साथ में हैं सरकार में तो आज आराम से सरकार चला रहे हैं। ईडी और सीबीआई कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, सीधे स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम लेकर उनका चुनावी सभाओं में उनका जिक्र कर चुके हैं, उन पे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अजीत पवार आज बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और पिछले काफी समय से सरकार चला रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के साथ नहीं है उनके साथ क्या होता है, ये जांच एजेंसियां उनके पीछे कैसे लगती हैं, कोर्ट तक जाती हैं और कोर्ट में फिर फटकार भी सुनने को मिलती है। एक दो बार नहीं, न जाने कितनी बार हुआ है, चाहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का मामला हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, या फिर ये नेशनल हेराल्ड का मामला हो, या फिर ताजा तरीन मामला है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर जो भूपेश बघेल हैं उनके बेटे को जिस तरीके से 2 मामलों में हाई कोर्ट ने राहत दी है, उन्होंने जमानत दी है, और उससे ईडी और सीबीआई की भूमिका पर फिर बड़े सवाल उठे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल कि उसका वहां पर गिरफ्तार किया गया, इतने समय तक जेल में रखा गया, जमानत मिली है, और किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों के लिए करती है। सुनते हैं भूपेश बघेल को। हाई कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामले में बेल दी है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। दरअसल 1-2 व्यक्तियों के चेक, और दूसरा मामला यह है कि पप्पू बंसल के बयान जो फरार था, फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और आज बेल मिल गई दोनों मामले में। तो ये सत्य की जीत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो ये बड़ी तो ये ईडी और सीबीआई की भूमिका किस तरीके से है, लेकिन ईडी और सीबीआई अपनी भूमिका निभा रहे हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, पर कार्रवाइयों में निकल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है बिल्कुल वो बहुत उसका एक नीचे है। यानी वो गिरफ्तार कर रही हैं लोगों को, उनको नोटिस दे रही हैं, पूछताछ कर रही हैं,
पर किसी को सजा नहीं दिला पा रही है, क्योंकि कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ये मामला खारिज हो जाता है। और यही नहीं, इन जांच एजेंसियों को बुरी तरह से फटकार भी लगती है कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन ईडी और सीबीआई अपनी इस कार्यशैली को बदल नहीं पा रही हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए नहीं बदल पा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, विपक्ष बार बार कहता है, और इस तरह की घटनाओं से वो चीजें सीधे दिखाई भी पड़ती। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि ईडी और सीबीआई के जितने भी राजनीतिक मामले उन्होंने दर्ज किए हैं, वो करीब 95% मामले जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं के खिलाफ हैं, और जो बचे 5% मामले हैं वो बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ हैं जो पहले बीजेपी के विरोध में होते थे, बाद में वो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई मामला ईडी और सीबीआई ने दर्ज नहीं किया है। हाँ, उनके सहयोगियों के 1-2 मामले जरूर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के में आप आइएगा और क्लीन चिट पाइएगा, और अगर विपक्ष में आप रहेंगे तो फिर आप पर जो ईडी और सीबीआई के जो कई मामले तो उस तरीके से दर्ज हो गए हैं कि लोकल पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, और बस उसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि ईडी डायरेक्ट किसी पर कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। हेराल्ड के मामले में तो बिना एफआईआर के ही कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई ईडी को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं कि आप डायरेक्ट किसी मामले में जाकर कार्रवाई शुरू कर दें। जब तक कोई एफआईआर ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जब तक सामने ना आए, तब तक आप कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। या तो कोर्ट से आदेश जाए, या फिर कोई एफआईआर पहले से उस पर पुलिस ने दर्ज कर ली हो। और होता भी यही है कि भाई पुलिस कोई छोटी सी एफआईआर दर्ज करती है, ईडी कोई जांच नहीं करती, सीधे एंट्री करती है और अपनी एक एफआईआर और दर्ज कर लेती है। और जैसे छत्तीसगढ़ के मामले में हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाए, बीजेपी नेताओं के आरोप पर पुलिस ने एक एफआईआर लिखी और उसमें तुरंत ही ईडी की एंट्री हो गई। अरे भाई, आप पहले जांच करते, उसके बाद किसी को हिरासत में लेते, गिरफ्तार करते कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक आरोप है। एक राजनीतिक आरोप को आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल आरोपों में बदल देंगे, भ्रष्टाचार के आरोपों में बदल देंगे। भाई, भूपेश बघेल के लड़के की क्या पोजीशन थी? ना तो विधायक था, ना वो सांसद था, किसी पद पर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, बस खाली भूपेश बघेल पर प्रेशर बनाने के लिए। और वही आपने देखा, चाहे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ हो या हेमंत सोरेन के साथ हुआ हो, सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि गिरफ्तार करो, लंबे समय तक जेल में रखो, और उसके बाद जब जमानत मिल जाए तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दो, क्योंकि कोई सबूत तो है ही नहीं है। यदि आप चार्जशीट पेश करेंगे और जल्दी से जल्दी सुनवाई यदि कोर्ट में हो जाती है तो कोर्ट में केस खारिज हो जाएगा। तो इसीलिए आप ईडी के जितने भी मामले हैं, करीब 11-12 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, जितने भी राजनीतिक मामले हैं, उन राजनीतिक मामलों में मुश्किल से 2% मामलों में सुनवाई पूरी हो पाई है। 2% मामले ही ऐसे हैं जिनमें सजा हो पाई है, बाकी मामले सिर्फ और सिर्फ चलते हुए बस खाली तारीख पर तारीख मिल रही है कोर्ट में, और वो मामले लंबे से खींचे जा रहे हैं। यानी एक पहली बात तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार ईडी पर इसको लेकर फटकार लगाई गई है कि आप मामले तो दर्ज कर लेते हैं लेकिन उनको साबित नहीं कर पाते। बोले करीब 50 या 60% की दर होती कि आपने मामला दर्ज किया है और सजा दिलवा दी है, तो फिर माना भी जाता था। लेकिन यहाँ तो मामला 1 और 2% का है, आप 2% लोगों को सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं। और लंबे समय तक आप जेल में रख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये सवाल वहां कोर्ट में भी पूछा जाता है। और यही नहीं, एक मामले में अगर जमानत मिलने वाली होती है तब तक दूसरे में उनको दूसरा केस रजिस्टर कर दिया जाता है। खैर, अब इसको लेकर तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय, क्या कुछ हो रहा है वहां। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। 1, 2, 3 तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण, ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। जो मनरेगा 2005 में पारित हुआ था, साफ लिखा गया था कि 5 साल के अंदर ये पारित हुआ और गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2005 को। और इस अधिनियम में ये साफ कहा गया है कि 5 साल के अंदर सारा कानून पूरे देश में लागू होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 5 साल नहीं लगे, 3 साल के अंदर 2008 में ही मनरेगा सारे जिलों में लागू हुआ, सारे जिलों में लागू हुआ। हालांकि अधिनियम में कहा गया था कि 5 साल के अंदर आप करिए, पर
यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 साल के अंदर सारे कानून को पूरे जिलों में लागू किया। इस अधिनियम में जो नया अधिनियम लाया गया है, ये क्लॉज हटाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्लॉज हटाया गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका माने यह है कि मनरेगा जो सारे जिलों में लागू हुआ था कानूनी हक के तौर से, अब केंद्र सरकार तय करेगी रोजगार की परियोजना कहाँ लागू होगा, किस राज्य में लागू होगा, किस आधार पर लागू होगा और किन पंचायतों में लागू होगा। ये भयंकर केंद्रीयकरण 70-45 साल में नहीं देखा गया। ये भयंकर केंद्रीयकरण। और दूसरी बात, मनरेगा कहता था कि ये कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब कहा गया है कि एक फॉर्मूला 60% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से आएगा और 40% राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर से इस साल राजस्थान में मनरेगा का बजट 10,000 करोड़ और सारा 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से आता है। नए अधिनियम का नतीजा ये होगा कि तो मनरेगा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसको सरकार ने खत्म कर दिया। नई योजना लाई है, जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, और महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तो उसको खत्म करना था और दूसरे महात्मा गांधी का नाम हटाना था। तो कांग्रेस सरकार जो है वो नई योजना लेकर आई है, लेकिन जिस योजना को लेकर, इसको हटाने को लेकर, नई योजना लाने को लेकर सरकार घिरी नजर आ रही है। और उधर ईडी और सीबीआई किस तरीके से सरकार की मदद कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की सरकारें बनाने का षड्यंत्र कर रही है। मतदाता सूची बदलने की बात हो, एसआईआर का मुद्दा हो, या फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह की धांधलियां हो रही हैं। और सरकारें जब बन रही हैं तो बनी हुई बीजेपी की सरकारें किस तरीके से घिरी हुई हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में इंदौर में किस तरह की जो घटना हुई है, और उस गंभीर घटना पर, यानी इंदौर में जो गंदा पानी पीकर 15 लोगों की जान गई है, उस घटना के बाद जो वहां के मंत्रियों की, अधिकारियों की जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर और भी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इंदौर की घटना से सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी इस समय उसको लेकर काफी उजागर हो रही है। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जगह जगह। कल भोपाल में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से एक पत्रकार को धमकाया था और जिस भाषा में उनसे बात की थी, कुछ उसी तरीके से उनको जवाब देने के लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक बार देखते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और वहां पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। तो ये यहाँ पर इस घंटा बजाकर प्रदर्शन हो रहा है इंदौर में। इस तरह के वहाँ कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इंदौर में, और ये घंटा बजाकर इसलिए हो रहा है क्योंकि मंत्री जी का जवाब उसी भाषा में आता है जब रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का बयान कैलाश विजयवर्गीय का आया, जबकि वो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का मामला था। और जैसे कांग्रेस का प्रदर्शन इंदौर नगर निगम पर चल रहा है, इंदौर नगर निगम में करीब 2.5 दशक से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, और कैलाश विजयवर्गीय जो इस समय मंत्री हैं, विधायक हैं, वो खुद वहाँ मेयर रह चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि उनका पूरे क्षेत्र में किस तरीके से दबदबा बना हुआ है। और जिस तरीके से ये घटना घटी है, और उस पर जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं कि पाइपलाइन लीक हुई है, पाइपलाइन लीक होने की बात तो अब की जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी प्रशासन को पहले से ही थी। खुद वहां के सभासद जो इनके समर्थक हैं, जो उस दिन उस पत्रकार से लड़ गए थे, भिड़ गए थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि 3 साल से तो मैं ही शिकायत कर रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल, मतलब जबकि सभासद भी बीजेपी का ही है, मतलब हर जगह बीजेपी के लोग ही बैठे हुए हैं। उस पाइप की सुनवाई, जो पाइपलाइन चेंज होनी थी, उस पर कोई सुनवाई अगर सभासद की नहीं हो रही है। वहाँ का जो विधायक है वो कैलाश विजयवर्गीय खुद विधायक है,
मतलब मध्य प्रदेश में सीएम के बाद सबसे ज़्यादा दबदबा किसी का है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का है। वो अपने क्षेत्र में पाइपलाइन यदि सही नहीं करवा सकते तो फिर आप काय के लिए वहाँ के विधायक हैं, क्यों मंत्री बने हुए हैं? तो सवाल सीधे सीधे कैलाश विजयवर्गीय, और जो सवाल पूछा गया था कैलाश विजयवर्गीय से वो कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं था, सीधा सवाल था। और सीधे सवाल पर जिस तरीके से उन्होंने बोला कि घंटा बजाइए, फलाना कीजिए, धमाका कीजिए, तो उसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया इस समय से दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी तो विरोध प्रदर्शन कर ही रही है, जनता के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जो सबसे जो गंभीर बात है कि उसमें किस तरीके से आंकड़ों में भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। डीएम जो है वो डेथ टोल, मरने वालों की संख्या कुछ बता रहा है, नगर निगम कुछ बता रहा है, नगर निगम के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, लेकिन बड़े अधिकारी और जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आरोप यही लगा रही है कांग्रेस पार्टी। सुनते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन यह घटना बहुत ही एक बड़ी घटना हो गई है और बीजेपी की सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। सरकार अपने को बचाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन बचेंगे कैसे? क्योंकि अभी सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी बीमार हैं और वहां पर लगातार बीमार होते जा रहे हैं, तमाम अस्पतालों में भर्ती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 160 से ज्यादा लोग बीमार हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जिस तरीके से आपने बताया, डीएम का कहना है कि 4 लोगों की जान गई है, और डीएम के कहने पर ही जो वहाँ के सीएम है मोहन यादव, उन्होंने भी संख्या 4 ही बताई है। जबकि वहाँ के जो मेयर हैं, जो बीजेपी के ही मेयर हैं, हाँ, उनका कहना है कि 7 लोग मारे गए हैं। और जिस तरीके से तमाम अखबारों में लिस्ट आ रही हैं, उनके फोटो दिब्बत छापे जा रहे हैं और उसमें मरने वालों का आंकड़ा 15 बताया जा रहा है। तो अब अभी तक यही क्लियर नहीं है कि भाई कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में खबर आई है और उनके परिवार वालों से बात हुई है कि जिनके लोगों की जान गई है, तो उसमें तो साफ दिख रहा है कि 15 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार इस पूरे मामले को सिर्फ छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इंदौर जो हाईकोर्ट है, मतलब जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ है, उस हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। बाद में 3 याचिकाएं भी पहुंच गई, एक के बाद एक। जिन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा गया था, जवाब में जिस तरीके से सरकार ने बताया और जो याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावे किए, उससे साफ दिखाई दे गया कि सरकार की कोशिश सिर्फ यही चल रही है किसी तरीके से इस मुद्दे को दबाया जाए। लेकिन मामला 15 लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मुद्दा खाली मध्य प्रदेश में ही नहीं गूंज रहा है, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और उसके चलते ही बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा है। 3 अधिकारियों पर एक्शन हुए हैं, 2 को सस्पेंड किया है और जो आयुक्त थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन निलंबन और ट्रांसफर ये सजाएं नहीं होती, बल्कि सजाओं को बचाने की कोशिश होती है। बीजेपी के नेता ही खुद ये बोलते हैं कि भाई सजाओं से मामला बहुत गंभीर हो गया है, इसलिए कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन एक्शन के नाम पर अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे लोगों को, तो फिर जनता का गुस्सा भड़केगा। जी बिल्कुल वही कह रहे हैं जीतू पटवारी की बड़े जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और दिखाने के लिए कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ को वहां उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। और मैं मानता हूं कि अभी महापौर जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी की जनप्रतिनिधियों की कल एक मीटिंग हुई इंदौर के रेसिडेंसी पे, तो उन्होंने, महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं हैं, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप महापौर से ये तो पूछो कि किसका ठेकों में भागीदारी है, किस किस नेता की ठेकों में भागीदारी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको उससे झूठ बोल रहे हैं। ये जब अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने पाप को छुपा रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, इंदौर की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। मैं फिर से ये 15 मौतें हुई उसके लिए अपने आप को भी जिम्मेवार मानता हूं कि हमने इस तरीके से
अपने आप को मजबूत नहीं रखा कांग्रेस पार्टी को, जिससे ये बेलगाम हुए। इसके लिए मैं मेरी भी अपना भी दोष मानता हूँ, पार्टी का भी दोष मानता हूँ, पर इसमें एक तरफा वोट आपने भी दिए, इसका भी असर इनके मस्तिष्क पे अहंकार का है। तो मैं सारे इंदौर के परिवारजनों से आग्रह करता हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता, पर हमारे इंदौर ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% का हिस्सा दिया है, 20% का हिस्सा दिया है, और हमें उसके बदले सिर्फ 3% पैसा इंदौर के विकास के लिए मिलता है। आप ये देखो कि अगर इंदौर का विकास हुआ है तो इसमें इंदौर ने सरकार को कितना रेवेन्यू दिया है, और उसके बाद इन बीजेपी के नेताओं ने इंदौर को क्या दिया है। तो इनने 15 मौतें दी। आपको याद होगा कि एक कुएं में भारतीय जनता पार्टी का नेता का ऑफिस बना हुआ था, वो भी कैलाश विजयवर्गीय की उस समय की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनके लड़के की थी, जो जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। वो मौतें भी इनने ही दी थी। उसमें क्या जांच हुई, किसको दोषी पाया गया, क्या वो जेल में है, बिल्कुल सब बाहर है। अभी चूहे कतरते हैं, किसी को दोषी ठहराया नहीं ठहराया। तो मैं मानता हूं कि ये बार बार हत्याएं इंदौर में होती है, ऐसी कई घटनाएं होती है, और फिर अधिकारियों के मत्थे मढ़कर अपने पाप को ये छुपाते हैं। तो मैं इंदौर वासियों से आग्रह करता हूं कि हमें सबको जागना पड़ेगा। हमारी कांग्रेस की ड्यूटी सबसे ज़्यादा है। एक जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पे तूफान मचा दिया सही सवाल करके, तो मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी आज इंदौर के अहंकार और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए इस प्रयास की है कि 15 मौतों की शहादत को हम जाया न जाने दें। मैं अपनी बातें समय रहते और कहूँगा, पार्टी हमारा अपना कांग्रेस पार्टी अच्छे से पूरी ताकत से सजग होकर अपना काम करेगी। तो ये किस तरीके से वहाँ इंदौर में क्या चाहे मेयर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सब बीजेपी के हैं। मुख्यमंत्री तो कह रही है सरकारी है, लेकिन इतने सारे इंजन लगे होने के बावजूद वहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। और लगता यही है कि अब इतने सारे इंजन एक ही पार्टी के लगे हुए हैं, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर खुद आपस में ही, वहां चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस कोऑर्डिनेशन की कमी का जिक्र कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन इतना तक नहीं है कि डीएम को वही नहीं पता है कि कितने लोगों की जान गई है, और मेयर को नहीं पता है कितने लोगों की जान गई है। ये कितना गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, वैसे भी ये कहा जाता है इंदौर बीजेपी के अंदर कई गुट बटे हुए हैं। पहले तो 2 ही गुट थे, एक सुमित्रा महाजन का होता था जो लोकसभा अध्यक्ष थी, और दूसरा कैलाश विजयवर्गीय का होता था। लेकिन अब इस समय इंदौर के अंदर बीजेपी के अंदर कई गुट बट गए हैं। तो और उसी के चलते जो आप बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन की कमी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, और उसके चलते तमाम घटनाएं, जैसे जीतू पटवारी ने बोला, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बताया जाता है, माना जाता है। 20% जो मध्य प्रदेश का टोटल रेवेन्यू है, उसका 20% अकेला इंदौर से ही आता है। इंदौर में 9 विधानसभा की सीटें हैं, और आज की तारीख में बीजेपी के पास 9 की 9 सीटें हैं। जीतू पटवारी भी इस बार चुनाव हार गए थे, वहां से इंदौर से ही चुनाव लड़ते हैं, और दोनों सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी का है। लंबे समय से बीजेपी का वहाँ दबदबा बना हुआ है, और शायद यही कारण है जो जीतू पटवारी बोले कि संभवतः हम उतना दबाव सरकार पर नहीं बना पाए ताकि सरकार से काम करवा सके। यानी अब विपक्ष की यह जिम्मेदारी हो गई है, जब बीजेपी की सरकार है, कि वो सरकार से काम कराए। नहीं तो सरकार तो काम करने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये मान नहीं कि भाई चुनाव के समय तो किसी तरीके से चुनाव जीत लिया जाएगा, बाकी 5 साल हमको कोई काम नहीं करना है। और जिस तरीके से इंदौर को एक तरफ तो ये कहा जाता है सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, और दूसरी तरफ जिस तरीके से दूषित पानी से, भाई ये कोई हादसे से मौत नहीं हुई है, ये दूषित पानी से मौत हुई है। और आप एक तरफ स्वच्छता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक गंदा पानी आप सप्लाई कर रहे हैं, लोगों को की जान से खेल रहे हैं। और उसको लेकर जो जीतू पटवारी के तमाम बयान सामने आए हैं, वो साफ दिख रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के जो निलंबन हो रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीके से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ भी बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस किसी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश चल रही है। टाल दिया जाए फिलहाल के लिए, तो कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाए, कुछ को निलंबित कर दिया जाए, यानी जैसे उसके लिए अधिकारी दोषी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अधिकारी दोषी नहीं है, पर अधिकारी तो उन दोषियों की फेहरिस्त में बहुत नीचे की सूची में आ रहे हैं। इसके ऊपर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी। लेकिन बात वही है कि इस शहर को ये कितनी हैरानी की बात है
है कि इसको दिया गया वहाँ पर एक सबसे स्वच्छ शहर का खिताब कई बार मिला हुआ है, देश के सबसे साफ शहरों में गिनती होती है, इसकी नज़ीर दी जाती है, लेकिन बाहर बाहर सफाई है और अंदर स्थिति ये है कि लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। और ये कोई एक दिन दो दिन में नहीं हुआ है, इसको जो खुद वहाँ के सभासद बता रहे हैं कि 3 साल से वो शिकायत कर रहे हैं। पूरे इंदौर में ये हाल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यही सवाल उठाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, यही बातें उन्होंने लिखी हैं। खड़गे लिख रहे हैं कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन है। ये वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीता है। यह शर्मनाक बात है कि यहाँ पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज हैं। 11 साल से देश केवल लंबे चौड़े भाषण, झूठ प्रपंच, खोखले दावे, डबल इंजन की डींगे सुन रहा है। जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली गलौज पर उतर आते हैं, सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। भाजपा सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है। जल जीवन मिशन समेत हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। याद दिलाना जरूरी है कि जल जीवन मिशन का 10% फंड दूषित पानी को साफ करने के लिए दिया जाता है। मोदी सरकार और भाजपा ने न देश को साफ पानी मुहैया कराया और न ही स्वच्छ हवा। आम जनता भुगत रही है, ये लिख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो पत्रकारों से गाली गलौज की जा रही है। क्या कुछ कहा था पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि ये घटना कैसे हो रही है? आप दावा कर रहे हैं कि जो बीमार हैं उनका इलाज सरकार करेगी, उनका पैसा सरकार देगी, लेकिन लोग अपना इलाज खुद कर रहे हैं, पैसा तो मिल नहीं रहा है। ये सवाल पूछने पर कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया क्या होती है? वायरल हो गया है वो वीडियो, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से संवेदनहीन एक उनका तरीका है और किस तरीके से वो पत्रकार को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। देख लेते हैं वो वीडियो भी, क्योंकि बहुत उसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और सवाल पूछने पर उस पत्रकार को धमकाया जा रहा है। मर रहे हैं लोग एक तरफ और दूसरी तरफ अगर सवाल पूछा जा रहा है तो वहां धमकी दी जा रही है। देखते हैं उस वीडियो को। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो ये वही जो भिड़ रहे थे, मंत्री ने क्या बोल रहे हैं सुन ही रहे हैं हम लोग, दर्शकों को भी सुनाई ही पड़ रहा है। और जो महोदय आकर पत्रकार से उलझ रहे हैं, उसको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, वही वहां के स्थानीय सभासद हैं। मंत्री जी स्थानीय विधायक है, वो स्थानीय सभासद है। आप खुद कह रहे हैं, जब फंस रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम तो 3 साल से शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का बयान कैलाश विजयवर्गीय का आया उसके बाद पूरी बीजेपी बैकफुट पर है। आज भी वो गए थे जो भागीरथपुरा है जहाँ ये घटना घटी है, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे वो, तो उनको फिर मीडिया वालों ने घेर लिया और 10 मिनट के अंदर 50 सवाल कैलाश विजयवर्गीय से पूछ लिए। उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया, बस खाली एक ही लाइन बोलते रहे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कल सबका जवाब दूंगा। अब कम से कम ये है कि जो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश बीजेपी में सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सब में मीडिया को जवाब देने वाले नेता थे, उनकी जबान पर इस समय ताला लगा हुआ है। अब कल वो क्या बोलेंगे? सबसे पहले पार्टी हाईकमान से पूछेंगे कि भाई हमको क्या बोलना है, तो क्या जवाब देना है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं। क्योंकि हाईकमान की तरफ से सीधा जो जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय घंटा बोल रहे थे और अपशब्द बोल रहे थे, उसके बाद से उन्होंने जवान अपनी सिल ली है। वो साफ सीधा हाईकमान का दबाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय छोटे मोटे नेता नहीं है भाई। बीजेपी में महासचिव रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, काफी लंबा उनका कार्यकाल है, तो उनकी पकड़ सीधा। मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो, तो अचानक पर्ची में मोहन यादव का नाम निकल आता है, लेकिन दावेदार जो वहां पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह चौहान के अलावा जो दावेदार थे, उनमें से एक वो भी है।
हाँ नहीं, वो अभी के दावेदार नहीं है। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन अचानक ये नाम शिवराज सिंह का खुल गया। नहीं तो तैयारी तो कैलाश विजयवर्गीय की चल रही थी। वो आज से 20 साल पहले ही सीएम बन गए होते, लेकिन उस समय नहीं बने। और जब उनको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था तब भी ये कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय सीएम एक तरीके से दावेदार हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और ये तय हो गया था कि बीजेपी शिवराज को सीएम नहीं बनाएगी। और उसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को टिकट भी दिया गया है। नहीं तो उस समय कैलाश विजयवर्गीय के बयान भी आ रहे थे कि हमें हाथ जोड़ने की तो आदत बची ही नहीं है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं पत्रकारों से और बिल्कुल ऑन कैमरा वो धमका रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए होते तो क्या होता। हालांकि यही होता जो अब हो रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ है वहां इंदौर में, उसको लेकर न केवल राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। और पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक कोई बयान क्यों नहीं आता। किसी सभा में कहीं एक कोई व्यक्ति, सभा के बीच में कोई व्यक्ति अगर गाली दे देता है उसका संज्ञान वो तुरंत ले लेते हैं, लेकिन यहां 15 लोगों की जान चली जा रही है, सैकड़ों लोग बीमार हैं, गंदा पानी पीने से पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री को क्या पता नहीं चल रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, या फिर जानबूझकर वो खामोश हैं? जो कुछ भी हो, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट अभी हम लोगों ने देखा वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की आदत है, ऐसे ही करते हैं, घिरे रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। जयराम रमेश को भी सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इंदौर में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से सरकार वहां पर कार्रवाई कर रही है। का खेल का नतीजा है। पिछले कई सालों से स्वच्छ पुरस्कार इंदौर को दिया जा रहा है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आंकड़े के अनुसार उनको पुरस्कार मोदी सरकार दे रही है। पर देखिए क्या हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण इतना मौत हुई है प्रदूषित पानी पीने की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। एक तरफ आप कहते हैं हमें पुरस्कार मिला है, सालों भर 3-4-5 साल लगातार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने आप को बताते हैं, सरकार बताती है, मोदी सरकार बताती है, राज्य सरकार बताते हैं। और दूसरी ओर ये देखिए जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अब और मंत्री स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो पत्रकारों पर कूद पड़ते हैं, बिल्कुल जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, हम हरगिज़ कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप मंत्री हैं, दायित्व आपका है, जिम्मेदारी आपकी होती है। पर एक तरफ स्वच्छ पुरस्कार तो आप लेते हैं और दूसरी तरफ प्रदूषित पानी, लाखों लोग पीड़ित हैं। तो अब तो ये देखिए, ये आंकड़े का खेल जो सरकार लगी हुई है, आंकड़ों के खेल से सब ठीक है दिखाना चाहती है। पर असली बात क्या है? असली बात ये है कि पोल्यूशन लोगों को मार रहा है। सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण भी, वाटर पोल्यूशन, वो भी बहुत चिंताजनक मामला है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सभी राज्यों में। यहाँ पे तो हाईकोर्ट ने बाकायदा और किस तरीके से वहाँ पर सबसे साफ शहर होने के बाद भी कैसे वहाँ लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक वहाँ अधिकारियों का, मंत्रियों का जो रवैया दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी के एक्स जो सर्विसमैन का संगठन है उसके अध्यक्ष रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी, उन्होंने आरोप लगाया कि सेना को जो सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ किस तरह से कटौती की जा रही है और वहाँ सेना में सैनिकों की संख्या में कटौती की जा रही है। यानी सेना के बजट को धीरे धीरे कैसे कम किया जा रहा है, सुविधाओं का, वहाँ पर हथियारों का, बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से सेना के साथ भी एक वहाँ समझौता किया जा रहा है और मजाक किया जा रहा है। अग्निवीर को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं, सरकार घेरे में है, लेकिन और वहां पर एक चुनावी मुद्दा भी था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो सत्ता में आएगी तो अग्निवीर का जो सिस्टम है वो खत्म करके जिस तरह से पहले बहाली होती थी सेना में सैनिकों की, उसी तरह से बहाली शुरू करेगी। लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ वादे किए भी चुनाव जब नई सरकार बनने पर, लेकिन अभी भी उस पर अमल नहीं हुआ। पर सेना
कोरोना के बजट में जिस तरह से कटौती की जा रही है, सुविधाओं में जो कटौती की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। एक बार सुन लेते हैं कर्नल रोहित चौधरी ने क्या कहा है। ये जो मुद्दा है, ये जो हमारे रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं, उनके जो हेल्थ स्कीम है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, उसको लेकर हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि जो ये ECHS एक जो स्कीम बनाई गई थी 2003 के अंदर, वो ये कैपलेस और कैशलेस स्कीम बनाई गई थी। आज ये स्कीम ना तो कैशलेस रह गई है, ना ये कैपलेस रह गई है। डिफेंस कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस पार्लियामेंट में है, उसके अंदर जो ये बातें आई और जिसके अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने अपनी स्कीम्स के बारे में बात की, और ये राहुल गांधी जी ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, बात उठाई, मुद्दे उठाए कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर तकरीबन 20 लाख ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिनके बहुत सारे बिल्स जो है लंबित हैं, तो ये कहाँ से कैशलेस रही। दूसरी चीज़ कैपलेस जो है कि इनके इतने इलाज के लिए वो कहते हैं कि हम 75,000 रुपये दे रहे हैं किडनी के, लिवर के और इस तरह की बड़ी बड़ी क्रिटिकल डिजीज़ के लिए, तो ये कैपलेस कहाँ रही। तो इसके ज़रिए हम राहुल गांधी जी व्यथित हैं। वो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बहुत समय से उठा रही थी। हम पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सांसद कैप्टन विरियाटो गोवा से हैं। गोवा में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल ने पिछले दिसंबर के अंदर 2024 में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने जो पूर्व सैनिक हैं उनको इलाज के लिए एक्सेप्ट करना बंद कर दिया गया था। मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो ये किस तरह से वहां पर सुविधाओं में, हथियारों में कटौती की जा रही है, उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। और इधर कई मुद्दों पर सरकार किस तरह से घिरी है। और मनरेगा को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 8 जनवरी से 45 दिनों तक का एक देशव्यापी एक अभियान छेड़ेगी। मनरेगा को जिस तरीके से खत्म किया गया है, मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को खत्म किया गया है, और जो नई योजना लाई है जिसमें राज्यों के ऊपर इतना दबाव बनाया गया है और केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है। तो रहेगी इन सब पर नजर, बने रहिए आप DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।